Chapter 6 is work, energy and power. These three words are there, very common words are there, work, energy and power. तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम कहते हैं कि ये आदमी बहुत काम कर लेता है, उसकी कैपेसिटी जो है 14 से 16 घंटे काम करने की है एक दिन में, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर लार्ज स्टेमिना है, बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी जो है अलग चीज है और जो है पावर जो है अलग चीज होती है। पावर क्या है? रेट ऑफ एक्सपेंडिंग दैट एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज पावर। और फिजिक्स में जो है एनर्जी होगी तो काम करेगा कोई चीज। किसी मशीन में एनर्जी है तो वो काम करेगी, आदमी के अंदर एनर्जी है तो वो काम करेगा। ठीक है, और वर्क जो है काम, ये फिजिक्स में अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। उसमें हमारा सबसे पहले समझने वाली चीज है स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का मतलब है भाग देना, डिवाइड करना। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है, पहले हमने आपके पढ़ा वेक्टर्स के एडिशन के बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं उससे। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। वन इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्केलरली, आंसर स्केलर आए, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि हम दो वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो दोनों का प्रोडक्ट जो है वेक्टर आए, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि आंसर स्केलर आए। उसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना, वो चैप्टर 7 में आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है क्या चीज? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। लिखा है ना डॉट, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये ए एंड बी बोल्ड लेटर्स हैं, इसका मतलब है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लिखा हुआ है। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ए जो है बोल्ड नहीं है, बी बोल्ड नहीं है। यहाँ पे ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए है। ये बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बी है। तो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको दूसरे तरीके से जरा लिखेंगे शांति से, तो लिखेंगे यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, वेक्टर ए, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू उसकी वो यहाँ आएगी, और यहाँ पे आएगी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और आएगा कॉस थीटा। समझ में है? आप देखिए यहाँ वेक्टर लगा हुआ है तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। इधर साइड में ये जो है ए का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? ये है बी का मैग्नीट्यूड। तो आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, इसको सिंपली ए से इन्होंने यहाँ लिख दिया है। तो आपको ये समझ लेना है क्या लिखा हुआ है। और ये जो सिंपली बी लिखा हुआ है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये देखिए लिखा हुआ है, और फिर कॉस थीटा है। तो ए डॉट बी क्या हुआ बच्चों? ए डॉट बी हुआ ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा जो है, इसको हम जरा ज्योमेट्री देख लेते हैं। इसको ए डॉट बी को हम लिखें चाहे ए बी कॉस थीटा या बी इंटू ए कॉस थीटा लिखें, तो ये बी थीटा और ए कॉस थीटा क्या है हम ये देख लेते हैं। लेट अस, वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, we are having two vectors A and vector B drawn from the same initial point, and these two are making angle theta between them, and we have to find the dot product of these two vectors. Now suppose यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन आया यहाँ पे, इतना हिस्सा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का ए पे जो हिस्सा है वो बी का हिस्सा है ए के ऊपर। कहते हैं कि बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज बी कॉस थीटा फ्रॉम द कॉस रूल। देखिए थीटा है, ये बी है, तो ये कितना हुआ? बी कॉस थीटा हुआ। तो बी कॉस थीटा इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए।
अब प्रोजेक्शन को कैसे समझेंगे? प्रोजेक्शन को ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक टॉर्च है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, हमने इधर से पैरेलल लाइट रेज डाली इस वेक्टर के ऊपर, ठीक है, इस वेक्टर के ऊपर पैरेलल लाइट रेज ए के परपेंडिकुलर डाली, तो इस वेक्टर की जो परछाई, जो शैडो यहाँ पे आएगी, वो कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ठीक है। अभी अपने को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालेंगे तो क्या है, तो भाई ए से परपेंडिकुलर बी पे डाल दो, या हम कहेंगे कि इस बी के परपेंडिकुलर टॉर्च डालो ए के थ्रू, तो ए की जो परछाई जो है इसके ऊपर आएगी, शैडो जो इसके ऊपर आएगी है ए कॉस थीटा, दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो यहाँ पे इस फिगर में क्या दिख रहा है कि ये दिस बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और इस फिगर में क्या दिख रहा है, ये ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन, अब समझ गए प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ बी कॉस थीटा बी का प्रोजेक्शन ए पे है, यहाँ ए कॉस थीटा जो है ए का प्रोजेक्शन बी पे है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर जो देखा a डॉट बी इज डिफाइंड एज a इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, तो ये b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू b का प्रोजेक्शन a पे, या फिर हम लिखेंगे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू a का प्रोजेक्शन b के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम होते हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर a डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा लिखो, तो हम इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इस लॉ को मैथ्स में क्या बोलते हैं, याद करिए, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 5 into 3 is equal to 3 into 5, commutative law in mathematics। so dot product follows the commutative law, ठीक है, scalar product follows the commutative law, similarly scalar product follows the distributive law also। distributive law क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, a डॉट करना है अपने को b प्लस सी पे, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट वाला साइन, ये ऑपरेटर इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, देखिए a डॉट बी प्लस a डॉट सी, दोनों पे डॉट आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन मैथमेटिक्स। एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल एक्स वाई प्लस एक्स जेड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है आपने। इसी तरीके से a डॉट लैम्डा b हो जाएगा, लैम्डा इज अ कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, लैम्डा टाइम्स a b हो जाएगा, लैम्डा इज अ रियल नंबर, ठीक है। इनको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो है बहुत लंबा हो जाएगा प्रूफ, इसके लिए जो है यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, तो आई डॉट आई कितना होता है और जे डॉट जे कितना होता है ये देखते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट आई डॉट आई। तो हम यहाँ देखेंगे कि यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई, तो दो वेक्टर हैं, ठीक है, दोनों वेक्टर का डॉट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी 1 इंटू कॉस थीटा आएगा। दो वेक्टर हैं सेम है, आई और आई सेम वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा 0 होगा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है 1, इसका मतलब है कितना हो गया 1। इसी तरीके से जे डॉट जे, इसी तरीके से के डॉट के हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम आई डॉट जे करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि आई जे के तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आई जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जे के एक दूसरे पर, आई के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कोई भी दो वेक्टर ले लो। तो हम यहाँ आई डॉट जे निकाल रहे हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। लेट अस सी ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस कितना हुआ, ये आई और जे के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ तो यूनिट वेक्टर की बात की हमने, कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई डॉट जे, अगर हमारे पास कुछ आ जाएगा कहीं पे, एक कैप लगा लेना अपने आप, आई डॉट जे आ जाएगा तो 0 होगा, और जे डॉट के आ जाएगा तो भी 0 होगा, और आई डॉट के आ जाएगा तो भी 0 होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास ऐसी चीजें आ जाती हैं, 12th क्लास में बहुत काम आएगा। इसी तरीके से जे डॉट आई आ जाएगा तो भी 0 होगा,
ठीक है, के डॉट जे हो जाएगा तो भी 0 होगा, एंड के डॉट आई होगा तो भी 0 होगा। समझ में आया? कहीं पे कैप का निशान रह गया हो तो लगा लेंगे। तो ये जो है आपके सब 0 होंगे, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं। ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे के लिए बहुत अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे क्या आगे, एक इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में याद रखेंगे। लेट अस सी, ए इज इक्वल टू वेक्टर ए कैसे दिया हुआ है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी इज गिवन एज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये सब कैप लगा लेना, आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अगर अपने को ए डॉट बी करना है तो कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट में ये लिखा जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये आएगा, राइट। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट में तीन चीजें हैं, दूसरे ब्रैकेट में तीन चीजें हैं, तो पहले चीज को ले लेंगे ए एक्स आई को और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक ब्रैकेट ये हो गया मल्टीप्लाई बाई दूसरा ब्रैकेट ये हो गया। ठीक है, तो ए एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे से, फिर ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई के से, राइट। उसके बाद ए वाई जे को पकड़ेंगे और इससे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस करते हुए, फिर ए जेड के को पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, और कितने टर्म आएंगे, तीन तीन नौ, 9 टर्म्स आ जाएंगे, 9 टर्म्स विल बी देयर। तो लेट अस सी, ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई बराबर, आई डॉट आई कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए एक्स बी एक्स। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो ए एक्स बी वाई के साथ जो भी आएगा वो 0 आएगा, इसलिए पूरा 0 हो गया, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं। ए एक्स आई के साथ इसका करते हैं, तो ए एक्स बी जेड आई डॉट के, तो ये भी 0 हो गया। कहने का मतलब है कि ओनली आई डॉट आई वाला टर्म यहाँ पे आएगा। सिमिलरली इसके साथ करेंगे और सिमिलरली इसके साथ करेंगे, देन वी विल कम टू नो दैट वी हैव अ शॉर्टकट हियर। यहाँ पे क्या आएगा, ए वाई के साथ बी वाई ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए जेड के साथ बी जेड ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया, बहुत शॉर्टकट हो गया, आपको ए डॉट बी निकालना है तो आप ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा और क्या बताया गया है, देखिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए डॉट ए, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकाला गया है, तो कितना आया, देखिए ए डॉट ए आएगा ए एक्स इंटू एक्स, जो प्रोसीजर मैंने बताया था, ए वाई इंटू ए वाई, ए जेड इंटू ए जेड, ए जेड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, इसका अंडर रूट क्या होता है, इसका अंडर रूट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम अंडर रूट को हटा देते हैं, मतलब उसका स्क्वायर कर देते हैं, कहने का मतलब है, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट लिखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलते हैं ना। अब इसका स्क्वायर करो तो दोनों कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यही चीज है ना। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके लिए लेफ्ट साइड में इसने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इसका मतलब है ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट जो है क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू
ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, और ये हो गया ए, और ये हो गया ए स्क्वायर हो गया, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड ए डॉट बी विल बी जीरो इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 6.1। एग्जांपल 6.1 क्या कहता है बच्चों कि f इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k, ये फोर्स वेक्टर, ठीक है, इतने यूनिट का फोर्स वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट d जो है इतने यूनिट का है। दो वेक्टर दिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, हम यूज करेंगे क्या फॉर्मूला, इसको हम जरा सा रब कर देते हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि यहाँ पे जगह की जरूरत होगी मेरे को। तो मैं इसको जरा सा ओपन यहाँ रख लेता हूँ ताकि अपना क्वेश्चन दिखता रहे, और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जो इसमें है, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये कॉस थीटा निकालेंगे, थीटा निकल जाएगा, तो अपने को बाकी चीज़ों की वैल्यू रख दें तो अपने को निकल जाएगा एंगल। तो हमारा कॉस ऑफ थीटा क्या हुआ, कॉस ऑफ थीटा हुआ एफ डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी, हो गया। अब देखिए एफ डॉट डी निकालिए, इसमें अभी भी ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, ये एफ है और ये डी है, तो प्रोसीजर के हिसाब से 3 into 5 आएगा, आई डॉट आई, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसके 4 4 जे है, इसके साथ में क्या आएगा, जे वाला आएगा, 4 into 4 आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। इसको कहने का मतलब हमें याद ही रखना है कि आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के वाला आने वाला है, ठीक है। तो ये हिसाब से एफ डॉट डी कितना हो गया, एफ डॉट डी हो गया हमारा, देखो यहाँ निकाल के रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया, आप अपने दिमाग से कैलकुलेट करिए, 5 × 15 प्लस 4 × 16, और ये जो ऊपर यहाँ पे माइनस साइन है, आई थिंक ये -5k है, इसके लिए कितना हो गया 3i प्लस 4j, 3 into 5 15, 4 into 4 एंड 5 into 3 15, ठीक है। देखो इसने कुछ गड़बड़ लिखा है, तो ये -15 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 16 बच गया। देखो 16 आंसर तो ले आया है, लेकिन ये कोई यहाँ पे गलती करी है इसने, कोई बात नहीं। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग आवर ओन कैलकुलेशन। अब नीचे देखते हैं क्या एफ है, एफ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर वाई कंपोनेंट स्क्वायर जेड कंपोनेंट स्क्वायर। तो हमने ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ यहाँ निकाला हुआ है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट 50, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट अंडर रूट 50 लिख दूँ यहाँ पे, चलेगा, ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ डी निकालना है, तो डी ये दिया हुआ है, डी हुआ कितना 25 प्लस 16, 16 प्लस 9 बराबर है, कितना हो गया अंडर रूट डी भी कितना हो गया 25, 16 9 25, अंडर रूट 50 ये भी हो गया, तो ये भी अंडर रूट 50 हो गया भाई, दोनों अंडर रूट 50 हो गए। तो कितना हो गया कॉस थीटा भाई, कॉस थीटा हमारा हो गया 16/50 हो गया। ये देखिए यहाँ पे आ गया 16/50, इसकी वैल्यू हो गई 0.32, एंड विल बी सी इन द टेबल, लॉग टेबल आता है ना, उसमें हम देख लेंगे। और अगर आपके पास में इसकी टेबल अवेलेबल नहीं है, कॉस वाली टेबल, तो क्या करेंगे, हमारे पास साइन वाली टेबल अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये 0.32 आया।
तो इसका मतलब है कि हमें 90 माइनस थीटा मिल जाएगा टेबल से देख के। टेबल से देखेंगे साइन की टेबल में 0.32 वैल्यू इसकी आती है, ठीक है। जो एंगल यहाँ पे आएगा, मान लिया अल्फा आया, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। कहने का मतलब है कि अगर कॉस्ट टेबल अवेलेबल है तो यू विल सी दिस वैल्यू इन द कॉस्ट टेबल, and if it is not available you will convert like this by the formula of the trigonometry and you will get like this, okay। in the both the way you can calculate this thing, okay। तो समझ में आ गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आता है नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी है u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, यहाँ से शुरू करते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू द डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने। दोनों साइड को अगर m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2as, तो हाफ और 2 कट जाएगा और आ जाएगा m इंटू ए इंटू एस। m इंटू ए हो जाएगा f न्यूटन्स लॉ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दिस इज द एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर डिनोट्स द काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है बॉडी का जब वेलोसिटी v है, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है के आई इनिशियल, के इनिशियल, एंड दोनों का जो डिफरेंस है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस राइट साइड इज नोन एज द वर्क डन। ये डिफाइन होता है वर्क डन, ठीक है। एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम इन द फिजिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है वर्क करेंगे तो ही तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, नहीं तो जो बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी से चलती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज क्यों होगा, हमने उसके ऊपर कोई वर्क किया नहीं, हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, फोर्स लगा के कुछ डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वर्क होगा, ठीक है। तो द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a particle is equal to the work done on it by the net force on the body। ये है स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम का। लेटर ऑन वी विल सी दिस वर्क एनर्जी थ्योरम इन डिटेल और उनका डेरिवेशन भी हम देखेंगे कैसे होता है। अब देखिए एग्जांपल 6.2 दिखाया है इसमें। 6.2 क्या कहता है, एग्जांपल 6.2 कहता है इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। पानी बरस रहा है, उसकी एक बूंद नीचे गिर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। एटमॉस्फेयर में एयर होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उस बूंद के ऊपर, ठीक है। Later is known to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined। लेटर किसकी, लेटर का मतलब है, लेटर का मतलब है रेजिस्टिव फोर्स की बात कर रहा है बाय द एयर एंड द डस्ट पार्टिकल, वो स्पीड के प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। वैसे तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप कंसीडर कर लीजिए एक ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इतने ऊंची से ड्रॉप गिर रहा है। It hits the ground with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड पे जब गिरता है तो उसकी स्पीड इतनी होती है। What is the work done by the gravitational force? Work done by the gravitational force पूछा है इसने। Under the effect of gravitational force वो ड्रॉप गिर रही है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ ड्रॉप के ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप कैसे निकलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अपने को मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी जो ड्रॉप गिरी थी उसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 वेलोसिटी से गिरी थी ड्रॉप, ठीक है। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। फाइनल है v 50, ये तो 50 रख दिया है। मास कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 kg है, हाफ का हाफ 1.25 जूल काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ ड्रॉप, राइट। अब g कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है
mg फोर्स लग रहा है, कितना ड्रॉप के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है mg, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना h 1 किलोमीटर, तो h की जगह आ गया 10⁻³ मीटर 1 किलोमीटर, और m हो गया किलोग्राम में 10⁻³ g की वैल्यू 10, तो ये हुआ 10 जूल। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 10 जूल। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या पूछता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अब ये जो हमने निकाला था चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी द ड्रॉप, इसका यूज अब हम करेंगे बी पार्ट में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ये जो लिखा हुआ है ये जो है किसकी वजह से हो गया, वर्क डन ऑन द ड्रॉप। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कर रहा है ड्रॉप के ऊपर, दूसरा रेजिस्टिव फोर्स मतलब जो एयर रेजिस्टेंस एंड डस्ट पार्टिकल्स रेजिस्टिव फोर्स लगा रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो दोनों वर्क कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी द ड्रॉप इज Wg प्लस WR टोटल W। ठीक है, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे Wg हमने निकाला 10 जूल, तो 10 जूल रख देंगे। ठीक है, Wg की जगह 10 जूल रख दो, और डेल्टा के हमने 1.25 जूल निकाला है, तो यहाँ डेल्टा के की जगह 1.25 रख दो, तो WR कितना हुआ 1.25 माइनस 10 माइनस 8.75 जूल। तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप इज माइनस 8.75 जूल and is negative. So work done can be positive and negative both. Work done can be positive and negative both. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वर्क डन खाली पॉजिटिव हो, वर्क डन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब वर्क को डिफाइन कैसे किया गया है, वर्क को डिफाइन किया गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। मान लीजिए ब्लॉक है, ये ब्लॉक को इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है और इससे ये ब्लॉक जो है d अमाउंट डिस्प्लेस हो जाता है in the positive x direction, the block is displaced by d amount on applying a force F like this at angle theta with the x axis. तो वर्क कैसे डिफाइन होगा, वर्क डन by the force is defined to be the product of the component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of the displacement. Magnitude of the displacement तो d है, तो d वेक्टर किधर है, d वेक्टर जो है, d वेक्टर यहाँ आप देखिए यहां से यहां तक हुआ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज डी वेक्टर। ठीक है, और फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो क्रॉस रूल से कितना हुआ एफ कॉस थीटा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ एफ कॉस थीटा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है वर्क डन। तो देखिए W कितना हुआ F cos theta, the force component along the displacement direction into the displacement, तो F cos theta into D, तो हम लिखेंगे F into D cos theta, and by the definition of the dot product we can say that it is F dot D। इसको हम F dot D लिख सकते हैं क्योंकि force is a vector quantity and displacement also is a vector quantity। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि एक वॉल है, वॉल को आप धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगाते जाइए, लेकिन वॉल डिस्प्लेस होगी क्या, नहीं होगी, तो योर वर्क डन विल बी जीरो। एक कुली जो है प्लेटफॉर्म पे जो है 100 kg सर पे लेके खड़ा हुआ है अटैची, और वहां खड़ा रहता है, तो इज ही डूइंग वर्क, ही इज नॉट डूइंग वर्क। तो फिजिक्स में वर्क तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, when the displacement is there then work is said to be done in the physics। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन कौन सी सिचुएशन में वर्क नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, यू कैन सी नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कोई भी काम नहीं होगा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जो कि मैंने आपको बता दिया, और फोर्स जीरो है तो वर्क तो होगा ही नहीं। जैसे कि एक ब्लॉक मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल पे एक ब्लॉक मूव कर रहा है, तो उस पर कोई फोर्स लगा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो क्या वर्क होगा, नो वर्क विल बी देयर। ठीक है, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो वर्क जीरो होगा। क्यों,
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है। For a block moving on a smooth horizontal table, the gravitational force mg does no work. अब ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, टेबल पे ब्लॉक फिसल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन उसका उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg। तो क्या वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, क्या वो वर्क कर रहा है ब्लॉक के ऊपर? देयर इज नो वर्क डन ऑन द ब्लॉक, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट एट राइट एंगल्स, therefore they are perpendicular, ठीक है। अगर हम मान लें कि मून की ऑर्बिट अर्थ के अराउंड परफेक्टली सर्कुलर है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मून पे काम कर रहा है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क ऑन द मून। व्हाई? क्योंकि मून्स का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मून इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू इट्स सर्कुलर पाथ, एंड टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इसका मतलब है कि जो रेडियस के अलॉन्ग जो है फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून बाय द अर्थ, तो वो फोर्स और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मून बोथ आर परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये फिगर बना के बताना पड़ेगा। ये देखिए, ये मून है, मून ये अर्थ है, ये चक्कर लगा रहा है, तो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज टुवर्ड्स इट, and the moon's instantaneous acceleration is at any time in this direction, tangential direction, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से। सो देयर विल बी नो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द मून, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी आई थी हमारे क्वेश्चन में, वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो with this concept we finish our lecture of this part. नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ये वर्क नेगेटिव होता है तो क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। अंटिल देन गुड बाय।